अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़राह इकरार। आप तमाम देखने वालों को आज की स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये मैं मुहावरतन नहीं कह रही बल्कि यकीनन ऐसा ही है। मुझे याद है कि आज से काफ़ी साल पहले मैं एक ड्रामा देखती थी, उसमें एक डेथ सीन आया और वो डेथ सीन ऐसा था कि उसने सबको रुलाया, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों। और जो शख्सियत यानी कि जो एक्टर उस किरदार को अदा कर रहे थे, उस वक्त से मैं उनकी फ़ैन हो गई, आज भी फ़ैन हूँ। जब उनसे ज़ाती ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो पता चला कि ना सिर्फ वो एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। फिर इसी तरह एक्टिंग में उनका अरूज रहा, उन्होंने नए नए वेंचर्स किए और अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो पिछले 14 साल से चल रहा है और हर साल उसकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ़ तरह के किरदारों में आप उनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते रहे हैं। मैं तो उनकी फ़ैन हूँ और जब आपसे तारुफ़ कराऊँगी तो आप भी यकीनन ये सोचेंगे कि वाह, आज ये हमारे मेहमान हैं। तो इस वक्त नबील ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं इतनी तारीफ़ डिज़र्व करता भी था कि नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया। नहीं, हम तो बचपन से आपके फ़ैन हैं और आज भी आपसे मिलने के बाद मज़ीद फ़ैन हो गए कि आप माशाल्लाह से किस तरह से आम ज़िंदगी में भी लोगों से प्यार से मिलते हैं। नहीं, वो मुझे लगता है कि जो ये अल्लाह की रहमत होती है, मोस्टली हम इसे अपना टैलेंट समझने लग जाते हैं। तो रहमत उसी वक्त तक रहती है जब तक आप इसको रहमत समझते हैं। जब आप अपना टैलेंट समझते हैं तो फिर इधर उधर हो जाती है चीज़। ये जो टैलेंट आपके अंदर था, पहली दफ़ा किसने डिस्कवर किया? फ़रा, एक्चुअली सच्ची बात बताऊँ, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक्टर बना हूँ ऐसे ही। मुझे कभी एक्टिंग का शौक़ नहीं था, कभी भी नहीं एक्टिंग का शौक़ था। मैं अपने दोस्तों में, मुझे अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों में बड़ा वो होता है ना एक आदमी जिसको क्या कहते हैं, दोस्तों में हिट होना, कि आप दोस्तों में बड़े चाहे जाने वाला, वो था। फैसलाबाद में ग्रेजुएशन के बाद वहाँ थिएटर होते थे, अक्सर लोग आते थे और वो जहाँ मैं रहता था उसके आसपास ठहरते थे। गेस्ट हाउस था, मेरे वालिद एक टेक्सटाइल में जॉब करते थे, तो उसी के गेस्ट हाउस में आर्टिस्ट भी ठहरते थे अक्सर, तो उनसे दोस्तियाँ थी। तो इसी तरह मुझे उन्होंने कहा, यार तुम तो बने बनाए हीरो हो तो तुम्हें तो करना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो नहीं आता। बहरहाल जब मैंने शुरू किया, वहाँ मुझे चांस दिया। पहली बार तारिक जावेद डायरेक्टर थे उस थिएटर के, मुझे आज भी नाम याद है, सस्ता बकरा महंगा कसाई। अच्छा। ईद के दिनों में ही था। तो वो बड़ा मुझे उसका ना, मुझे जब मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें हम कराएंगे, तो मुझे खौफ सा शुरू हो गया कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो ज़िंदगी में मतलब बड़ा शाये आदमी हूँ, इस तरीके से कैसे करूँगा। तो बस वो फिर जब रिहर्सल्स की, इवन मुझे याद आता है अभी भी कि जब मैं पहली बार परफॉर्म करने के लिए अंदर जा रहा था तो मैं कह रहा था या अल्लाह ये गलत हो जाए, क्योंकि आधे लोग तो मेरे जानने वाले बैठे थे सामने, क्योंकि फैसलाबाद में हो रहा था, रीगल्स एक वहाँ सिनेमा था उसमें हो रहा था। तो लेकिन बहरहाल वो उस वक्त तो मुझे याद है कि बिल्कुल एक ब्लैंक सी सिचुएशन थी। तो बल्कि जो पीछे असिस्टेंट था वो पुश कर रहा था, एंट्री होगी, एंट्री का टाइम। मैं खैर गुस्सा उसके बाद मैंने किया। तो जो पहला मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला वो मिला कि अच्छा लगता है, अच्छा लगे हो यार, अच्छा लगे हो। तो मुझे खैर उस वक्त तो इतना समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा चलो। तो लोगों का रिएक्शन बड़ा आया, फैमिली से भी, इधर उधर से भी, कि यार ये क्या काम है। और आपको पता है अब तो बहुत बेहतर हालात हैं, उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1991। अच्छा, अब मर्द हजरात पर भी ये प्रेशर आता था? बहुत मेरे तो ख़ानदान में ऐसा लगा, पता नहीं मैं घर से भाग गया। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे करके देखने तो, अभी तो पता नहीं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बहरहाल उसके बाद फिर वो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हुआ था, तो लाहौर जाना मस्त था इस काम के लिए। तो साहब ने कहा लाहौर जाओ, लाहौर जाओ। तो मैंने घर वालों से कहा कि मुझे मास्टर्स करना है। तो घर वालों को लगा कि यार इसने करना कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने नहीं किया। और घर वालों का खदशा सच साबित हो गया। तो उसके बाद फिर वालिद साहब को जब अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने कहा भाई देखो, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तो पैसे दे सकता हूँ, मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अच्छा, उस दिन वो बड़ा मुझे झटका भी लगा कि यार बात तो सही है इनकी भी, क्योंकि मैं देख सकता था कैसे हालात हैं। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब मैंने घर वालों से पैसे या कोई चीज़ लेनी नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, काम भी नहीं है, घर वालों से पैसे भी नहीं लेने। तो फिर दोस्तों से मिलके कभी कभार कोई म्यूज़िक शो अरेंज कर लेते थे, कभी कुछ सर्वाइवल के लिए। काम कम मिलता था, थिएटर मिलता था तो वो पैसे कम देते थे, ताने ज़्यादा देते थे। मतलब अगर थिएटर में, मुझे याद है अभी भी, उससे प्रोड्यूसर था एक, उससे पैसे
पैसे मांगने के, यार रकम भी कितनी होती थी 91 में 3,000 4,000 ऐसे कुछ। तो उसने कहना लो जी मैंने तो अमिताभ भी कास्ट कर लिया है, तो पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। फिर वो टीवी, अब्दुल अजीज़ साहब ने मुझे एक पंजाबी प्ले था, वहाँ चलता था आज दी कहानी, अच्छा, टीवी पे लोकल पूरे पंजाब में, उसमें पहला प्ले मुझे मिला, नवा चानन उसका नाम था। तो इस तरह फिर टीवी में एंट्री हुई। देन फिर फिल्म भी की एक, जो मैं अक्सर दोस्तों को हंसता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हो गई थी। ड्रामा जो सुपर हिट हुआ जिससे लोग पहचानने लगे जब मेरा बाहर पहला निकलते जो थे। सीरियल था ना वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का था, दैट वाज दिन। अच्छा, दिन भी अपने टाइम का बड़ा हिट, दिन भी, यस जी यस, जी, दिन भी हिट बहुत प्ले था उसमें, क्योंकि मैं और रेशम एज ए न्यू कपल एंट्री कर रहे थे। सही। वो किया मैंने। देन दलदल किया। दलदल के बाद जो है वो मुझे, मैं दलदल, बल्कि दलदल शूट कर रहा था, तो उसी दौरान सज्जाद जो हैं वो कोयटा टीवी से प्रोड्यूसर जो थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो आए लाहौर, वैसे आए हुए थे अपने काम। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार मैं किसी प्ले के लिए अगर तुम्हें कोयटा बुलाऊं तो आओगे, क्योंकि उन दिनों में 2 मेन स्टेशन थे, कराची और लाहौर। तो बाकी इन जगहों पे भी, बाकी जगहों पे भी होता था, लेकिन मेन काम जो था वो लाहौर और कराची में होता था। तो मैंने कहा जी ज़रूर, अगर अच्छा कैरेक्टर होगा। उससे पहले उनका एक आधा सीरियल चल चुका था, बारिश के बाद, सही। जमाल शाह, मिशी खान, नैयर इजाज़, ये लोग। तो मुझे लगता था ये बेहतर अच्छा मज़े का काम है। तो उनकी फिर कॉल आई उसके लिए कि यार मैं एक सीरियल कर रहा हूँ धुआं। तो इस तरह धुआं मैंने फिर कोयटा से किया। मैं जिक्र कर रही थी जब इंट्रो करा रही थी कि धुआं में जो डेथ सीन था वो बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों के कोई रोमांटिक सीन हो जाते हैं, कोई कॉमेडी सीन होता है, आपका डेथ सीन हो गया। उस पर घर वालों का रिएक्शन, फिर मद्दाहों का रिएक्शन, वो कैसा रहा? वो बड़ा शदीद था। वो मैं अब तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। पहले तो मेरी एक्चुअली धुआं से कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था और उनकी बड़ी सडन डेथ हुई थी। तो मैं वालदा को, अच्छा मैंने भाई को, मैं लाहौर था, वालदा मेरी फैसलाबाद होती थी, तो मैंने भाई को ये कहा कि यार ऐसे ही मैंने कहा इसमें ना मेरा डेथ सीन है, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना को हिट होगा। मुझे था डेथ सीन, मैंने मुझे वहाँ से कोयटा से शकील अदनान हमारे कैमरामैन, वो एडिट भी साथ कराते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार वो बड़ा अच्छा सीन बन गया। क्योंकि मैं उन दिनों ना, मेरे पास वो एक कैसेट होती थी, उन दिनों कैसेट चलती थी, तो मेरे पास एक कैसेट थी जिसमें सानू एक पल चैन ना आए, किसी का यार ना बिछड़े, खान साहब की 4-5 जो ऐसी चीज़ें थी वो थी। तो मैं अक्सर वो सुनता था गाड़ी में, मैं और वो बाकी भी टीम के लोग, तो मैं अक्सर वो लगवा देता। तो मुझे शकील भाई ने कहा कि हमने उसके बैकग्राउंड में वो वाला गाना भी लगाया है, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा। मैंने कहा अच्छा चलो, वैसे ही कह रहे रूटीन पर। तो मैंने भाई को कहा यार मेरा, क्योंकि इसमें सीन आएगा तो अम्मी को ना देखने देना, वरना वो खाम खा ऐसी डिस्टर्ब होंगी। मैंने नहीं देखा वो सीन, मतलब ऑन एयर नहीं देखा उस दिन, मैं कहीं था, मैं वापस आया। तो मैं जो आया तो मेरे दोस्त मेरे साथ फ्लैट शेयर करते थे, रऊफ़ रमूज़। तो रऊफ़ रमूज़ साहब जो थे वो मुझे, मैं घुसा तो मुझे कुछ यूँ बड़ा हैरत से देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या वो खैर है? तो कहने लगे यार वो, मेरे पास लैंडलाइन थी उस वक्त, मोबाइल थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार वो तुम्हारा आज प्ले चला है कोई? मैंने कहा हाँ। कह रहे यार बहुत कॉलें आ रही हैं, मैं बाहर था, मैं अभी आया हूँ, हम फ्लैट शेयर करते थे। तो कहने लगे वो उस वक्त से, जब से ये वो ख़त्म हुआ होगा 9 बजे, तो मैं 11 बजे आया हूँ। तो कहने लगे यार वो बहुत कॉलें आ रही हैं, लोग टीवी से कहीं ना कहीं से नंबर ढूंढ के कॉलें कर रहे हैं, कोयटा टीवी से ले लेते हैं नंबर, लाहौर टीवी से ले लेते हैं नंबर, लेके तो वो कॉलें कर रहे हैं, और वो बड़ा जानना भी चाह रहे हैं कि यार ये बच जाएगा। आपको पता है वो फ्रीज़ कर दिया था ना, तो पता नहीं था अगले एपिसोड में बचेगा कि नहीं बचेगा। वो खैर मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ तो मैंने जल्दी से घर फ़ोन किया भाई को। मैंने कहा साहब खैर है? उसने कहा यार वो मैं भूल गया था, अम्मी ने तो वो सीन देख लिया था, और हमें उनकी फिर ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली। हाँ। तो खैर वो बाहर, मैंने फिर अम्मी से बात की, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यार वो आपको पता है वो ब्लड व्लड भी नहीं मिल रहा था, वो रूह अफ़ज़ा मैंने लगाया था। तो मैंने उसको थोड़ा सा लाइटर मूड में करके तो वो हुआ। ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आता है, माँ बाप पे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। फिर इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई माशाल्लाह कि जो एतराज़ात करने वाले थे वो फिर प्राउड फील करते थे। वो हुआ ये कि वो फिर वो किस्सा बदल जाता है ना। पहले वो कहते थे वो जी फलाने लोगों का, वो कहते थे रिश्तेदार है, ऐसे ही है। फिर वो होने लगा नबील के रिश्तेदार हैं, तो बदल जाता है ना, अदर वे राउंड हो जाती हैं चीज़ें। तो वो अल्लाह का निज़ाम है। तो वो मुझे याद है कि वो, मैं बहुत शुरू में कंफ्यूज भी रहा कि यार मैं बाहर चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ। यहाँ जो है ना वो एक तो बड़ा अजाब रहा कि यार आगे कभी कभी मुझे भी ये चीज़ हॉन्ट करती थी कि यार बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा आगे क्या फ्यूचर होगा, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा।
फिर ये कि मुझे याद है धुआं हिट हो गया, लोग बहुत जहाँ जाता था, वो जो ओवरनाइट हिट मिलता है ना आपको, वो वाला जो बहुत कम, वो ज़्यादा फिल्मों में होता है, वो पीटीवी में मुझे अपने लिए याद पड़ता है कि वो ऐसे मिला था। तो लोग जो हैं वो बड़ा प्यार करते थे। अब उन दिनों मोबाइल में तो कैमरा नहीं था, कैमरा स्पेशली लाते थे तस्वीर के लिए, लेकिन जाते हो ये भी पूछते थे कि आप काम क्या करते हैं। तो वो ये वाला इस सवाल का जवाब जो देना था वो बड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये काम, इसको काम ही नहीं समझते हो। हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस काम के लिए, क्योंकि और कोई काम आया ही नहीं। तो बस वो फिर बड़ा रहा। फिर 94-5 में मेरा ख्याल है, मुझे लगा नहीं यार, फिर जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का फिर फैसला कर लिया। हाँ कि जी, फिर फैसला तो कर लिया। लाहौर से कराची आना, फिर यहाँ काम करना, वो कैसा? 98 पहले मैं बहुत काम के लिए आता था। मैं उन चंद आर्टिस्टों में, खुशनसीब आर्टिस्टों में था जो तकरीबन सारे सेंटर्स पे, जब प्राइवेट सेक्टर भी पैदा हुआ तो उस वक्त भी मैं मुख्तलिफ सेंटर्स से काम कर रहा था। पीटीवी के लिए भी इस्लामाबाद से भी किया मैंने, कोयटा से भी, लाहौर से, कराची से। मेरा बड़ा अच्छा सीरियल था एक अजैब खाना, बहुत खूबसूरत सीरियल था, इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, नूरदा शाह ने लिखा हुआ था, वो मैंने किया। 98 में फिर मुझे याद है काजिम पाशा साहब, इकबाल अंसारी साहब, ये लोग कराची में थे, बुशरा आपा लोग। तो इकबाल अंसारी साहब मुझे कहते थे कि यार कराची शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है ना वो कराची में होगा। तो मुझे भी लगा कि यार मैं लाहौर में भी इसी तरह रह रहा हूँ। लाहौर को छोड़ना आसान काम नहीं है, बहुत मतलब आप समझे अपनी महबूबा को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लाहौर जो है ना उसको छोड़ना आसान नहीं था। फिर लेकिन मुझे लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी भरपूर ऑन होना है, हो रहा है, होने वाला है। तो बस वो फिर मैंने बड़ा एक फ़ैसला लिया। उस वक्त कराची के हालात भी बहुत बुरे थे। 98 तो मेरी वालदा मुझे अक्सर कहती थी कि बेटा वापस लाहौर आ जा, क्योंकि उन दिनों जो है वो 20-22 लोग डेली उनकी डेथ होती थी। यहाँ पर बहुत हालात बुरे थे। लेकिन बहरहाल मैं इस मामले में, अच्छा मैंने ज़िंदगी को ना ज़्यादा ऑटो पे रखा है। अच्छा, मैं बहुत वो आज कमज़ोर और सुस्त आदमी हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा वो खुदी को कर बुलंद वाला नहीं हूँ। अच्छा। मैं राज़ी बराज़ा जल्दी हो जाता हूँ। मैं ऑटो पे रख देता हूँ कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सफ़र आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ही हो गया। बिल्कुल। उस ज़माने में जब कोई सोच नहीं सकता था, आपने कोयटा में जाके प्ले किया। वो मैंने कोयटा में किया। देन जब मैं कराची आया तो कराची के लोग जो हैं मोस्टली जो आर्टिस्ट थे वो फिल्म के लिए लाहौर ज़्यादा जाते थे। सही। तो आप उस ज़माने में यहाँ आ गया। तो उस वक्त तो फिर प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री शुरू हो चुकी थी, बन रहे होंगे। एक एनटीएम होता था, पीटीवी पर टाइम लोग बाय कर लेते थे, प्राइवेट चैनल कोई नहीं आया था। अच्छा, उस वक्त नहीं आया था। नो। फिर वो प्राइवेट चैनल्स कब आए और फिर पीटीवी में एक राज करने वाली बात होती है, फिर वहाँ से उन इदारों के साथ काम करना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए वो फिर ये जो प्राइवेट, मैंने एयरवाई का जो पहला प्ले किया था वो 2001 में किया था। सही। और वो 2001 में ही मेरा ख्याल मुझे याद आ रहा है। जी, 2001 में आई थिंक जीओबी और एआरवाई भी जियो न्यूज़ आया था। यस। एआरवाई जो है, क्योंकि न्यूज़ में उन्होंने एंटरटेनमेंट रखी हुई मिक्स कर, तो एआरवाई में एंटरटेनमेंट थी लेकिन उसके बीच में न्यूज़ रखी हुई थी। ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 2 चैनल्स आए। फिर वहाँ प्रोडक्शंस पहले तो इन हाउस होने लगी। जब उनको इन हाउस नहीं समझ आई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट प्रोड्यूसर ज़्यादा इन होने शुरू हुए। तो ये सफ़र फिर इस तरह आगे चलता बाकी चैनल्स। फिर हम टीवी मेरा ख्याल है 2008 में आया, एक्सप्रेस आया, इस तरह चलते रहे। फिर 2000 मैंने डायरेक्शन शुरू की थी 2002 में। 2002 में फौरी, मतलब इन चैनल्स के जी। पहला सीरियल मैंने एज ए डायरेक्टर वादा किया था, बहुत बड़ी कास्ट के साथ। वो मैंने उधर ही एआरवाई पे दिया था। फिर मैंने कुछ एक चैनल होता था इंडस, उसके लिए कुछ चीज़ें की जिसमें मंटो का अफसाने थे 1-2। फिर बाकी चैनल्स के लिए भी चीज़ें की। मुझे लगता था जब मैं एक्टिंग से बोर हो जाता था तो मैं फिर थोड़ा डायरेक्शन की तरफ। अच्छा, जब इंसान पॉपुलर हो जाता है और ख़ास तौर पे हीरो पॉपुलर बहुत हो जाता है तो मद्दाह होते हैं, उनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो कभी ऐसा हुआ कोई खातून आ गई हो कि जी मैं तो बड़ी मद्दाह हूँ, मैंने जाना ही नहीं, या मुझे अपना शरीक हयात बना ले, ऐसा कुछ हुआ? देखिए शरीक हयात बनाने की तो ऑफर्स बहुत थी लेकिन वो प्रॉब्लम ये था कि अभी तो
जब वो टाइम ऐसा था कि जहाँ बड़ा बहुत काम करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, हालात आपको बताया ही ऐसे ही थे, तो वो तो उस वक्त था नहीं। बाकी ये कि ये जो आप बात करें वो मुझे ऐसे बहुत सारे चीज़ें, आप जो भी शो बिज़नेस में होता है, जो भी थोड़ा सा हिट हो जाए तो सबके साथ होती हैं। एक किसी ने तो बताया था कि कोई कपड़े वपड़े उठा के आ गई खातून के, नहीं, मुझे एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, उनकी एक लड़की थी जो घर से ये कर आई थी कि मुझे मिलना है और मैंने जाना है, और वो बहरहाल वो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि उस वक्त तो आपको ढूंढना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो पीटीवी से मिलेगा आपको या वो मिलेगा। अलबत्ता उन दिनों खतूत का बड़ा होता था, तो मुझे याद है कोयटा टीवी वाले, मुझे एक दोस्त होते थे, तो वो कहते थे यार वो हम लिफाफे में डालते हैं, इतनी डाक तुम्हारे नाम होती है, जिसमें से कुछ ख़त वो मुझे भेज देते थे, जिसमें से इंग्लैंड से एक दो ख़त कोयटा टीवी, क्योंकि उनको लगता था कि बस कोयटा टीवी से चला है तो कोयटा टीवी नबील के नाम से लिख के भेज दें। और फिर जैसे मुझे एक नेपाल से, इस तरह को दो ऐसी जगहों से कुछ ख़त आते थे, मोस्टली वही था, ख़वातीन के होते थे कि जी हम कभी ड्रामा देख के इतना डिस्टर्ब नहीं हुए, पहली बार अप्रिसिएशन के। तो वो जो कुछ बेहतर ज़रा वो ख़त होते थे तो वो मैं जवाब भी उनको अच्छा लिखते थे आप? हाँ, दे देता था जवाब। कोई ऐसा यादगार पोस्ट तक आते थे जो यादगार, कोई ऐसा ख़त जो आपके जहन में रह गया हो? यार इस तरह की बहुत ख़त, जैसे मैंने बताया नेपाल से ख़त आया था, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि नेपाल में उर्दू इस तरह समझी जाती है और हमारे प्लेस देखे जाते हैं, वहाँ वो था। और फिर एक उन दिनों में इंग्लैंड में शायद वो VHS पे गया था, कैसे देखा था, वहाँ से एक ख़ातून लड़की थी, और अब तो माशाल्लाह ख़ातून हो गई होगी तो उसका ऐसे ख़त आया था कि इस तरह मैंने देखा है और मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ, और वो अप्रिसिएशन का। तो बहुत सारे थे, और बहुत सारे मोहब्बत का इजहार भी ख़वातीन कर रही होती थी मुख्तलिफ इलाक़ों वो तो लाज़िम मलज़ूम हो जाता है। तो अब हमारे हमसाया मुल्क में भी बड़े हमारे आर्टिस्ट को पसंद किया जाता है, बल्कि अभी भी, उस पर हम बाद में आएंगे। तो उस ज़माने में कभी वहाँ से कोई ख़त मौसूल हुआ या कभी कोई लैंडलाइन पे कॉल आई हो? अच्छा नहीं, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, ख़त आया हो तो मेरे तक कभी पहुँचा नहीं है, लेकिन वहाँ प्लेस हमारे बहुत देखे जाते हैं, ये तो बहुत अरसे से है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, भारत में तो पसंद बड़ा किया जाता है हमारे ड्रामास को। तो बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन चूँकि एक ये भी होता है कि हमें ब्रेक पर जाना होता है, एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ नबील ज़फ़र साहब मौजूद हैं, बड़ी मज़े की बातें कर रहे थे, ब्रेक से अब वापस आ गए हैं, दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने पीटीवी के साथ काम किया, एक ऐसा इदारा जहाँ पर बड़े ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड। वो तरीक़ेकार क्या होता था? फिर जब प्राइवेट चैनल्स के साथ काम किया तो कुछ मुख्तलिफ था, कुछ ज़्यादा मेहनत थी, या क्या डिफरेंस फील किया? देखें, पीटीवी में ना बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो एक रूफ़ के नीचे होती थीं, मतलब काम करने का अंदाज़ भी डिफरेंट था। कैमरा 3 कैमरा प्रोडक्शन होती थी, फिर प्राइवेट सेक्टर जब आया वहाँ मोस्टली सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होती थी। तो उसमें जो है वो शुरू में तो लोग भी ट्रेन नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, लोगों को पता ही नहीं था कि सिंगल कैमरा, क्योंकि ऑलमोस्ट फिल्म टेक्निक से किया जाता है ना। सही। 3 कैमरा में तो और तरह होती है, आप एक सीन, अब आसानी तो थी, एज एन आर्टिस्ट आसानी थी, वरना 4-4, 5-5, 3-3 पेज का सीन आपको याद करना है विद एक्सप्रेशन, अगर बीच में कोई गलती हो गई दोबारा से शुरू करना है। तो पीटीवी में, लेकिन उस पीटीवी में ये बहुत मज़े की चीज़ें थी कि बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती थी। यानी मुझे याद है जब मैंने 91 में, फिर 92 में मेरा पहला सीरियल दिन था, वो मुझे मैंने किया, तो हमारी 3 दिन तो सिर्फ रीडिंग्स होती थी कि हमने सिर्फ आपस में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ना है। देन उसके बाद अगर मैं जैसे नया था, रेशम नहीं थी, तो उसके बाद भी अयूब खावर साहब के साथ मैंने मेन काम किया, वो उनको मैं अपना टीचर ही समझता हूँ। तो वो क्या करते थे, हमें रोक लेते थे कि बाकी जब रिहर्सल करके निकल जाएंगे तो आपके सीन अलग से रिहर्सल भी कराऊंगा। अच्छा। देन फिर आप तीन दिन रिहर्सल करने के बाद फिर उस रिहर्सल में आपके मेकअप आर्टिस्ट बैठे होते थे, सेट डिज़ाइनर बैठता था उस रिहर्सल में, मतलब कॉस्ट्यूम जो कर रहा होता था वो बैठता था, सारे बैठते थे, सब देखते थे कि किसका क्या कैरेक्टर है, उसको क्या हमने मेकअप देना है, क्या करना है। तो वो बड़ा डिटेल में काम होता था। और फिर उसके बाद आप जब सेट पे आते थे तो DR, CR, देन शूट, फिर शूट में भी 2-3 टेक्स हो जाती थी, अगर कोई समझ नहीं आ रही
डायरेक्टर को नहीं समझ आ रही, एक्टर खुद कह देता है सर मज़ा नहीं आ रहा, दोबारा कर लें, दोबारा कर लेते थे। तो वो ये प्राइवेट सेक्टर टोटली अलग आया, क्योंकि वो सिंगल कैमरा मोस्टली प्रोडक्शन थी, उसके लिए शुरू में तो अरेंजमेंट्स में बड़े मसाइल थे, पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो की। अब तो बहुत बेहतर हालात हैं, वरना उस वक्त तो मतलब जो आप समझें कि बड़े मसाइल थे, बहुत मसाइल थे। पीटीवी की ट्रेनिंग तो फिर सारी ज़िंदगी साथ हाँ, रहती है। उसका बहुत बेनिफिट मिला। एक तो याद करने में बड़ा आसानी होती थी, क्योंकि हम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के आते थे। मुझे याद है खावर भाई तो बहुत डांटते थे अगर मेरे हाथ में सेट पे अगर मैंने स्क्रिप्ट पकड़ के, मतलब रिहर्सल के दौरान भी अगर मैंने स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ है, उससे पढ़ के बोल रहा हूँ, तो बहुत डांटते थे। कहते थे यार नए आर्टिस्ट को जो है, वो बात तो सही थी उनकी कि नए आर्टिस्ट जो है उसको होमवर्क तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अगर उसके हाथ में स्क्रिप्ट होगा, उसको वो लाइनें याद करने के चक्कर में रहेगा, एक्सप्रेशन पे तो काम ही नहीं कर सकेगा। तो बात तो उनकी सच थी। तो उसका बेनिफिट ये हुआ, मैं तो बल्कि हंसता हूँ, बल्कि एक और इंटरव्यू में बता रहा था कि जिस दिन मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे होता था तो मैं ये कहता था बस मैं आया सर, मैं बाथरूम में जाके याद करता था। तो मैं कर लेता था कि बस एक दफ़ा जल्दी जल्दी से देख लूँ ताकि वहाँ डांट ना पड़े। अच्छा, वहाँ डांट का मतलब जैसे ये स्टूडियो है जी जी, तो वहाँ ये होता था कि स्टूडियोज़ में से एक स्पीकर साइड पे लगा होता था और इतने लोग नीचे स्टूडियो के अंदर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन सारे, और उसमें एक लाउड अगर आवाज़ आती थी आपके हाथ में स्क्रिप्ट क्यों है, तो आप अजीब हो जाते थे कि यार शर्मिंदा आप होते थे ना। तो उससे बचने के लिए याददाश्त का बड़ा मतलब डांट भी सरेआम पड़ जाती। हाँ जी, डांट तो और डायरेक्टर तो उस दौर का डायरेक्टर अब्बा जी होते थे। ये अच्छा है। कि उस वक्त तो, और खावर भाई को सच्ची बात ये है कि वो बिल्कुल, हम तो बच्चे ही थे कि बिल्कुल उन्हीं से सीखा कि यार खावर भाई बताते थे नहीं तलफ़ुज़ ऐसे बोलना है, लाइन को इस तरह डिलीवर करना है, एक्सप्रेशन, कॉर्ड्स के साथ खेलना, वो सारी मैं तो सच्ची बात है, हमारे जैसे सारे मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, कोई किसी की एकेडमी से तो चंद लोग ही आए होंगे जो अब आए होंगे। वो तो अभी भी बहुत कम है मेरे ख्याल। हमारी एकेडमीज जो थी वो टीवी डायरेक्टर ही थे या राइटर्स थे, टीवी डायरेक्टर्स थे। मुझे याद है खावर भाई के कमरे में, हाँ समझो हमारी एक किस्म की एक यूनिवर्सिटी की क्लास होती थी जिसमें अयूब खावर साहब बैठते थे, शौकत ज़ैनुल आबिदीन उनके साथ कमरे में 2 प्रोड्यूसर बैठते थे। अब उसमें अमजद इस्लाम अमजद साहब आते थे, अताउल कासमी साहब आते थे, मिर्ज़ा अतर बेग साहब आते थे। अब इन लोगों की वहाँ सिटिंग होती थी। साथ नुसरत ठाकुर साहब का कमरा है, सामने राशिद डार साहब का कमरा है, तीसरा कमरा यावर अयाज साहब का है। तो वो ये सारा ही कुछ ये था कि आप समझें कि आप एक यूनिवर्सिटी में ही बैठे हुए हैं। तो आप वो फिर प्रॉपर, और उन डायरेक्टर्स का ये भी था, मुझे याद है यावर अयाज साहब को अल्लाह गरी के रहमत करे, वो एक एक्सप्रेशन के लिए कोई 1940 की कोई पूरी मूवी सुना देते थे कि यार ये मूवी थी और इसमें ये बात हुई थी और मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए। इतनी मेहनत हो। ये था। और आज भी आप अगर पुराने प्लेस देखेंगे तो आपको शायद सेट अच्छे नहीं लगेंगे, टेक्निकली वीक लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंसेस आपको लगेंगी। आज भी वारिस देखें या पुराने प्लेस मैंने देखा है VHS पे, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या जुड़ी हुई परफॉर्मेंसेस है, जान लगाते थे उसमें। नज़र भी आता है हाँ। स्क्रीन के ऊपर। आपने माशाल्लाह 90s में काम शुरू किया, आज तक कर रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट के साथ काम भी किया होगा। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ बड़ा टफ लगता है काम करना, मुश्किल? अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है सच्ची बात तो जब आप आ जाते हैं तो उस वक्त तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगता। फिर आप ये होता है कि आपको बेहतर वो एक्टर लगता है जो आपके साथ मिल के करता है ना। बेसिकली ये आप 2 एक्टर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अपना अपना कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर वो इस चक्कर में पड़ जाए कि मुझे इससे जीतना है, या अपने जीत कैरेक्टर की होती है। ठीक। तो मुझे लगता है कि जो एक्टर ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स करे, आपको अच्छा रिएक्ट करके दे, उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब सीनियर्स के साथ, सभी के साथ, फिरदौस जमाल साहब के साथ मैंने एक सीरियल किया था दलदल, वो बड़ा मज़ा आया था। फीमेल में जैसे मिशी के साथ मैंने जैब खाना किया, आरफा के साथ दलदल किया था। तो ये सारे क्या याद दिला दिया, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। तो इन सब के साथ ऑब्वियसली बाकी जितने भी सीनियर्स हैं, और हम तो सच्ची बात है जैसे मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टर्स के साथ करके सीखते थे, इसी तरह सीनियर्स के साथ भी सीखते थे। मुझे याद है पहला दिन सीरियल में वसीम अब्बास साहब ने मुझे कहा, बेटा कोई तुम्हें चीज़ समझ ना आए, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझसे पूछो। कभी खान साहब, ये सारे लोगों के साथ आप पूछते भी हो, कहते भी हो कि सर ज़रा समझा दें सारा सिस्टम। मुझे याद है मुझे जब पहला स्क्रिप्ट मिला था तो दिन में मेरे साथ महमूद असलम साहब भी थे, तो उनसे दोस्ती भी मेरी थी क्योंकि थिएटर हमने इकट्ठा किया हुआ था। तो मैं स्क्रिप्ट लेके पहली बार अपने जब सीरियल का मुझे स्क्रिप्ट मिला, और अमजद साहब का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह गरी के रहमत करे, उस वक्त 92 में, तो मैं पहला स्क्रिप्ट मुझे याद है पेस के सामने एजाज सेंटर होता था, उसके बेसमेंट में बुटीक थी महमूद असलम की।
तो मैं मोदी, उसको हम प्यार से मोदी कहते हैं, तो मैं मोदी के पास स्क्रिप्ट लेके चला गया। मैंने कहा यार मुझे ज़रा इसकी पूरी रिहर्सल तो करवा साथ। तो उसने मुझे याद है, हमने खाना खाया उसी की बुटीक पे बैठ के और मुझे पूरी रिहर्सल कराई। मुझे इतनी आप लोग इतना सीरियस उसको लेते वो नहीं बहुत बहुत सीरियस। मैं तो उसकी वजह ये कि अब तो बहुत हम उस तरह लेते भी नहीं है, क्योंकि सामने से भी लोग रिहर्सल करने को तैयार नहीं है, कोई रीडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। सेट पे जाके आपको चीज़ें समझ आ रही होती है, वरना तो बुखार चढ़ जाता है। एक प्रेशर होता था। मैं कहता हूँ हमसे जो पिछले सीनियर्स हैं वो तो हमसे भी 2 गुना ज़्यादा मेहनत करते थे। मतलब मुझे अपना याद आता है कि यार बुखार चढ़ जाता था नए कैरेक्टर के साथ कि यार अच्छा इसका मैनरिज्म क्या रखें, इसका ये क्या करें, याद कर लें, एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई नई बात होगी, ये होगा वो। आप देखिए एक्टर का होमवर्क ही मेन गेम है, उसके बाद तो फिर आगे छप जाना है, जो भी आपने करना है छप जाना है। आपके पास जो टाइम है वो बेसिकली होमवर्क है, वो अगर आप बेहतर करके जाते हैं तो आप रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और देन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके बैक ऑफ द माइंड लिटरेचर कितना है। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया जब आपसे हम गुफ्तगू करते हैं, तो अभी कैमरे पे करें ना, आप बहुत सारी चीज़ों के हवाले देते हैं, फिर सोशल मीडिया भी आपने देख रखा है, किताबें भी आपने पढ़ रखी है, फिर सफ़र भी आपने किया हुआ है। ये एज एन एक्टर आपको इसने कितनी सपोर्ट मिली इससे? बहुत फ़र्क, बहुत। मैं समझता हूँ अगर आपको पोइट्री से शगफ नहीं है, अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ते, ख़ासकर अगर आप अपनी ज़बान का लिटरेचर, क्योंकि हम उर्दू ज़बान में कर रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ें आप, उसमें भी बड़ा एक्सप्रेशन आपको मिलता है। तो लिटरेचर और पोइट्री ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, बाकी भी सारा एक्सपोजर आपका बढ़ता है, आप जितना सफ़र करते हैं उससे भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपके बैक ऑफ द माइंड पूरा एक्सप्रेशन आपको फीड कर देते हैं, आपके सबकॉन्शियस में सारा एक्सप्रेशन चला जाता है। और जब आप कोई भी कैरेक्टर इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वो सारा आपको बड़ी हेल्प मिलती है, आप उस कैरेक्टर को बनाते हैं, उसका अपने दिमाग में सोच लेते हैं, फिर डिलीवर। आपने एक्टिंग शुरू की, उसके बाद 90s में आपने कहा कि प्रोडक्शन नहीं 2002 में मैंने डायरेक्शन शुरू कर दी, और फिर प्रोडक्शन भी अभी तक माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो उससे आ जाना, डायरेक्टर के रूप में आ जाना, वो एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि आप इतने बड़े क्रू को साथ लेकर चल रहे हैं। देखो फरा, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं ना जब मैंने डायरेक्शन की, और मेरा बड़ा सीरियस प्ले था एज ए डायरेक्टर, वादा, और बहुत बड़ी कास्ट, मतलब तलत हुसैन, सानिया सईद, हुमायूं सईद, नैयर इजाज, जाना मलिक, जवेरिया जलील, मतलब बहुत आर्टिस्ट, रुबीना अशरफ। अब वो इतनी बड़ी कास्ट को लेके मैंने जब सीरियल किया, फसी बारी का भी पहला सीरियल था वो, हम दोनों का बड़ा पहला सीरियल था, मेरा डायरेक्टर उसका राइटर। सही। हमने फसी ने वो, मैं और फसी ने कोई 8-9 महीने में उस वक्त हमने मुसलसल बैठ के स्क्रिप्टिंग की उसकी। तो हुआ ये कि मेरी सबसे पहले बेगम ने हाथ खड़े किए, नई नई शादी हुई थी, उसने कहा खुदा का वास्ता डायरेक्शन छोड़ दो। मैंने कहा क्यों? कह रही मैं 6 महीने से तुम हंसे नहीं हो घर में, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो आदमी उस काम में फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें साथ में एज ए प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी था। हसन ज़िया मेरा दोस्त है, मास्टरमाइंड, उसकी प्रोडक्शन कंपनी है। उस वक्त हमने मिल के दोनों ने एक नई कंपनी बनाई थी, उसका नाम बर्ड्स आई व्यू रखा था हमने, तो उसमें वो प्रोडक्शन कर रहे थे। तो वो ये कि वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सबसे इन तीनों डिपार्टमेंट्स में ना, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग सबसे मतलब आसान से मुराद ये कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। यस, आपको सिर्फ अपना किरदार अदा करना है करके और आप चले गए। तो आप डायरेक्टर कैसे हैं? डांटते हैं, सख्ती करते हैं, कैसे? नहीं, ये अब तो ये लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, बीच में मैंने बुलबुले भी काफ़ी डायरेक्ट किया है। बुलबुले वो हमारे राना रिजवान अगर बीच में बिजी हो जाते थे, बीच में 1-2 साल वो अपनी कुछ चीज़ें कर रहे थे, तो 2 साल मैं बीच में किया, उससे पहले भी करता रहा। तो वो खैर सिटकॉम में तो, कॉमेडी में तो और तरह डायरेक्ट कर रहे होते हैं, सीरियस में नहीं, डांटने वाला तो नहीं मैं, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि वो जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं वो कोशिश कर रहा होता हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए तो ये कर दो। ठीक है जी। और अभी आपने हमारी प्यारी भाभी अपनी बेगम का जिक्र किया, तो हम तज़किरा करेंगे, शादी का किस्सा भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अभी बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा सुनने वाली हूँ मैं नबील साहब से। भाभी हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। शादी कैसे हुई वो बताया ना आपने? इतने सारे लोग थे जो चाहते थे, फिर आप क्या चाहते थे, कैसे मिले, कैसे शादी हुई? अच्छा, शादी एक्चुअली अब तो खैर काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बता दिया। हमारी पहली मुलाकात ग्लासगो में हुई थी। मैं देश परदेश, हमारा एक बड़ा सीरियल था जो पहला स्कॉटलैंड में सीरियल शूट हुआ था, उसकी शूट पे मुलाकात हुई थी। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड, और वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ इसी तरह है कि उनके वालिद पाकिस्तान से हैं और मदर जो हैं वो स्कॉटलैंड से हैं।
तो वहाँ मुलाकात हुई थी, तो उसने मेरा प्ले देखा हुआ था धुआं। तो उसी हवाले से वो मुझे याद है ग्लासगो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन है बड़ा खूबसूरत सा उनका, वहाँ वो कहीं अपना वो यूनिवर्सिटी जा रही थी और मैं वहाँ शूट कर रहा था। तो वो ऑटोग्राफ के लिए और वो धुआं के हवाले से वहाँ पहली मुलाकात। सही। फिर वहीं 2-3 दफ़ा वहीं शूट करते हुए मुलाकातें हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, बल्कि वो मैं बेटी को जब कहता हूँ ना तो वो कहती है, बाबा आप ये क्यों कहते हैं कि वो ऑटोग्राफ लेने आई थी और आपने निकाहनामे पे साइन कराया। तो वो बस फिर इस तरह जो है वो शादी का सिलसिला बना। और वो पहली शर्त ये थी कि भाई मैं इंग्लैंड में नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, और आप ये पहले तय कर लें आपस में कि पाकिस्तान आप रह सकते हो, क्योंकि उसने कहा नहीं उसको बहुत पसंद है, मतलब मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान उसको पसंद है। तो ये हमारी पहले एक शर्त बस बीच में थी कि पाकिस्तान आना जाना रहेगा, लेकिन ये कि मैं सेटल नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं लगता ज़्यादा वहाँ लंबा। हालांकि मेरे पास, मुझे एक इंटरव्यू में एक ने पूछा कि अगर आपको ऑप्शन मिले नेशनलिटी का तो आप फिर बाहर चल रहेंगे या पाकिस्तान रहेंगे, तो मैंने कहा यार 15 साल से तो मेरे पास नेशनलिटी है तो मैं पाकिस्तान में ही रह। वो पाकिस्तान से जो जिनकी जड़ें मजबूती से जुड़ी है ना, वो नहीं जाना चाहते। नहीं, वो मतलब हिजरत करे आदमी। और मेरा क्योंकि ऑब्वियसली काम ऐसा है और मैं बड़ा ही अंदर से एक देसी आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बाहर 2-2.5, मैंने जो मैक्सिमम बाहर टाइम गुजारा है वो 7-8 माह थे। जब बेटी पैदा हुई ना, उन दिनों मेरी वो नेशनलिटी का भी सिलसिला था, लेकिन वो 8-9 महीने जो हैं वो मुसलसल मेरा विंटर और इंग्लैंड, वो उन्हीं में भूलता मैं। मुझे लगता था यार बस मैं बेगम के साथ कई दफ़ा, वो मुझे याद है माइनस टेम्परेचर होता था स्कॉटलैंड में, तो मैं चाय रख के खिड़की पे खड़ा, तो मैं उससे पूछ रहा था यार कराची कब जाएंगे। अपना मुल्क अपना ही होता है। बच्चे माशाल्लाह आपके बहुत प्यारे हैं, और जो आपने कहा ना आपके अंदर एक देसी इंसान है, उनमें भी झलक नज़र आती है। मतलब बड़े दोनों बच्चे हैं, वो तो इतने अदब एहतराम से, छोटे भी बहुत प्यारे, लेकिन अभी वो छोटे हैं। तो उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में किसका ज़्यादा हाथ रहा, भाभी का आपका? दोनों का ही है यार। देखो मैं तो थोड़ा सा इस मामले में मैं सख्त आदमी हूँ कि मुझे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस सिर्फ ये लगता है कि मेरी कामयाबी जो है एज ए फादर, वो ये है कि मैं उनको अच्छा ह्यूमन बीइंग बना दूँ। उसकी बड़ी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। बाकी तो फिर आपको पता हर बच्चे का अपना मिजाज होता है। मेरी बहरहाल पूरी कोशिश ये होती है कि ये ज़िंदगी में ये जो दुनिया की कामयाबी है, जिसमें डॉक्टर है, इंजीनियर बनना, ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो बड़ा बेटा है जैसे वो भी मेडिकल कर रहा है, तो मैंने उससे सिर्फ एक ही कहा था कि यार देखो मैं प्राइवेट तुम्हें करा रहा हूँ, तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम जो है वो 5 दिन अपने लिए करोगे, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है तुम पे उसके मुझे तुमने एक ही वादा चाहिए कि एक दिन तुम अल्लाह के लिए करोगे। एक दिन छुट्टी करोगे तो 6 दिन में से 5 दिन अपने लिए कर लेना, एक दिन मुझसे ये वादा करो। तो उसने भी, छोटा भी मेडिकल की तरफ ही ज़हन रखता है, तो दोनों ने कहा नहीं जी इंशाल्लाह हम ये करेंगे। मैंने कहा बस ये तो कोशिश यही है कि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने माशाल्लाह। और वो नज़र आता है, अभी छोटे हैं, बड़े होंगे इंशाल्लाह। बच्चों का आगे पता कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी तो एफर्ट है। किसी को शौक है एक्टिंग का? नहीं, बड़ा जो मूसा है उसने मुझे एक आधी दफ़ा कहा कि जी मैं मॉडलिंग का मेरा दिल करता है। मैंने कहा कर लो, आप खुद जाओगे, खुद ऑडिशन दोगे। अच्छा, आपसे कोई सपोर्ट नहीं मिला? हाँ नहीं, मैंने कहा मैं कह दूंगा भैया ऑडिशन कर लो इसको। तो वो उसने बताया भी नहीं, एक आधा कोई ऐड किया भी था उसने। अच्छा। हाँ, वो खुद ही जाके ऑडिशन दे के आगे एक दिन मुझे कहने लगा वो मैं अभी मेरी सुबह ऐड की शूट है। मैंने कहा अच्छा सही है कर लिया। ठीक है करो। यानी अगर आना चाहें तो कोई मसला भी नहीं है? मुझे नहीं प्रॉब्लम। बेटी ने बचपन में किया क्योंकि हमारी अच्छा वो भी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास बच्चा कोई नहीं था। तो जो बुलबुल में चांदी है, अच्छा, वो फातिमा थी। है। हाँ, तो अब तो खैर वो तुमने देखा ही, माशाल्लाह मेरे यहाँ आ रही है। वो माशाल्लाह मैं पिछली बार मिली थी इतनी सी थी, अब वो मुझसे ऊंची हो गई है। वो इतनी प्यारा, छोटा तो बहुत शैतान है। वो घर का एक अलग ही माहौल होता है जब हम जाते हैं ना, बच्चे बड़े प्यार से मिलते हैं। फिर बुलबुले शुरू किया माशाल्लाह, मैं कहती हूँ 14 साल से। जी अभी अक्टूबर में पूरे 14 होंगे, 14वां चल रहा है अभी। देखिए आप, और वो मतलब इतने अरसे तक एक सिटकॉम का चलना और फिर उतना ही पॉपुलर रहना, ये एक मोजज़ा ही मैं तो कहूँगी। मुझे ऐसे ब्लेसिंग ही लगती है। मुझे याद है 2009 में जब मैं वापस आया इंग्लैंड से, अपना वो जब मैं रुका 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं वापस आया, तो मैंने अब मेरी वालदा मेरे पास आई हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ना इस तरह मैं लोगों के साथ मिलकर छोटी मोटी प्रोडक्शंस में जो कर सकता था वो करता था।
मैंने कहा कि इस बार मैंने ये सोच लिया कि मैंने अपनी कंपनी बनानी है और मैंने इंडिपेंडेंट करना है। तो मैंने वालदा से कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरी वालदा की आदत थी, वो हमेशा कहती थी कि मैं अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी, अर्जी दूंगी अल्लाह को। माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अल्लाह को अर्जी दूंगी इस चीज़ की कि तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी। तो वो 2009 में मैंने कंपनी बनाई। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है। उसके बाद बहुत प्रोजेक्ट किए, शादी का लड्डू, हनीमून, लव के लिए, डुगडुगी, रसगुल्ले, दूल्हाबाई, बहुत मैंने प्रोडक्शंस की। लेकिन ये कि ये पहली प्रोडक्शन है मेरी कंपनी की जो मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें दोस्त अली इमरान राइटर था। उसके पास 4 साल पहले का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। उसको कहा भाई मुझे एक दे दे। उसने कहा हाँ मैं तुम्हें रीराइट कर देता हूँ, मैंने 4 साल पहले लिखा था। फिर राना रिजवान दोस्त था, इसको मैंने कहा डायरेक्ट कर दे यार, तो पैसे बाद में दूंगा। अच्छा। अभी पायलट बना रहा था। सही बना के बेचा, फिर वो शुरू किया और शुरू में इसी तरह ही था। अच्छा, खुद एक्टिंग इसलिए की कि पैसे बचाने थे। और महमूद साहब को भी ले लिया। महमूद साहब दोस्त थे, उनको कहा भाई थोड़ा डिस्काउंट दें और आए करें। तो इस तरह। अच्छा, अब लड़कियों में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लड़कियों में हमें जिससे पूछता था वो कहती थी, लड़की जितनी भी थी उनमें मेन जितनी भी थी वो सब कहती थी यार हम सिटकॉम नहीं करेंगे। सही। हम ड्रामा सीरियल करते हैं तो ज़रा बड़ी प्रोडक्शन होती है और ये है। तो सिटकॉम, एक तो कॉमेडी से लोग वैसे भी डरते हैं, पता नहीं कि यार वो क्या रिस्पॉन्स आए उसका। तो मुझे याद है मेरी दोस्त इरम बिनत शाहिद प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, तो वो उससे बड़ी दोस्ती थी। तो वो ये 3 लोग इकट्ठे रहते थे, इरम, आयशा और मारिया वास्ती, ये तीनों लोग इकट्ठे अपार्टमेंट में रहते थे। तो मैं इनके यहाँ खाने पे गया हुआ था, तो मैंने इरम से कहा यार इरम मुझे बताओ यार, मारिया कह रही है मेरे पास डेटों का चक्कर है, वरना मारिया से बड़ी अच्छी दोस्ती। वो कहती मैं कर दूँ लेकिन तुम्हें फंसा ना दूँ, मेरे पास डेट्स का मसला आ रहा है। तो उसने मुझे कहा, इरम ने कहा यार तुम आयशा से क्यों नहीं करा लेते। मैंने कहा यार ये थोड़ी लंबी कमिटमेंट होती है ना, 26 एपिसोड फिर 52। तो वो विजय थी उस वक्त। अच्छा। तो इसने कुछ को थोड़ा सा लाहौर से कुछ किया हुआ था, एनसीए के दोस्तों से मिलके वो ड्रामे किए हुए थे इन्होंने, लेकिन प्रॉपर वो विजय थी उस वक्त, इंडस टीवी होता था। जी जी जी। तो उसने कहा इससे करा लो। तो मैंने आयशा से कहा यार करोगी इस तरह, कॉमेडी है। तो उसने कहा हाँ कर लूँगी। तो वो पैसे वैसे मैंने कहा तय कर लेते हैं। तो इस तरह वो फिर हमने आयशा से स्टार्ट किया। और हिना आपा? हिना जो है, हिना के साथ मेरी एक टेलीफिल्म थी, बंस रोड की नीलोफर। वो उसकी पहली टेलीफिल्म है हिना की, 2006 में उसने मेरे साथ की थी। तो वो जब हमारा एक कैरेक्टर बना, पहले तो 3 कैरेक्टर थे, तो एक माँ ने आना था एक एपिसोड के लिए। वो था 2000 कह रहा हूँ, वो था 18वां एपिसोड। सही। तो मुझे हम कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने राना जो दोस्त है डायरेक्टर, उससे मैंने कहा यार हिना दिलपजीर को बुलाते हैं। तो वो नहीं जानता था। तो मैंने कहा यार वो मेरी दोस्त है, मैं फ़ोन करता हूँ उसको बताता हूँ। फिर मैंने हिना को फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक एपिसोड है। तो मैंने कहा, तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा हो सकता तो मुझसे 2 दिन छोटी हो, लेकिन रोल माँ का है, मैं माजरत चाहता हूँ। तो हंसने लग गया। उसने कहा नहीं मैं करूँगी। फिर उसने कहा मुझे कुछ चश्मा वश्मा दे दे ताकि माँ के गेटअप के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चश्मा बनाता हूँ। मैं वहाँ गया, वहाँ से चश्मा बनवाया उसको। उसने कहा क्या करना। मैं कहा नॉर्मल लगा दे, 0 लगा दे। तो उसने कहा कुछ, मैंने कहा यार बस वो एक कैरेक्टर है फ़नी माँ का, वो उसके लिए है। तो उसने कहा मैं, वो चश्मे वाले ने मुझे कहा प्लस लगा दूँ। तो मैंने कहा उससे क्या होगा। उसने कहा आंख बड़ी लगेगी। तो मैंने कहा हाँ लगा दो। अब मुझे नहीं पता था, उसने 10+ लगा दिया। और जब मैंने चश्मा लिया मेरे हाथ में, मैंने देखा तो मैंने कहा इससे तो नज़र कैसे आएगा। बहरहाल वो जब मैंने वो बंदे ने खुद लगा के दिखाया मुझे, तो वो फनी लग रहा था मुझे। एक तो उसका फ्रेम का वो, और सेकंड उसमें आँख इतनी बड़ी बड़ी लगे। अब वो मैंने कहा अच्छा चलो एक एपिसोड है यार, कोई मसला नहीं, एक एपिसोड में करा लेंगे। वो हिना को मैंने दिया। मैंने कहा देख यार मैंने बनवा तो लिया, ये बहुत वो है, तो बस सिर्फ ये करना कि टेक के वक्त लगा के और फिर उतार देना। तो एक एपिसोड जब किया, वो हमने एडिट किया, तो वो बड़ा लगा यार बड़ा मज़े का माँ का कैरेक्टर बन रहा है। तो हिना ने भी कहा यार मुझे भी मुस्तकिल लाओ ना। तो हमें लगा कि यार माँ को भी, अब माँ को लाएं कैसे मुस्तकिल, क्योंकि मेरा ये दिखाया था कि अपार्टमेंट में आयशा है, मैं हूँ और स्ट्रेंजर्स हैं हम लोग, और मैंने एक किराए पे आदमी रखा हुआ है, उसका महमूद असलम नाम है। तो फिर मैं राना, हम स्क्रिप्ट तीनों करते थे, राना रिजवान, माई सेल्फ और अली इमरान। तो हम तीनों में से, मुझे अब याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने कहा, अली ने कहा, राना ने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये जो पेइंग गेस्ट ठहरा हुआ है ना घर में, तो इसके साथ अफेयर बना के माँ की शादी करा दे। अच्छा, अब ये सोच ही बड़ी हमारे लिए बड़ी थी कि यार ये लोग डाइजेस्ट कैसे करेंगे। अच्छा, वो फिर वो ऐसा सिस्टम बना के एक ही दिन दोनों की शादी है।
यानी मेरी भी आशा के साथ शादी हो रही है और महमूद साहब की माँ के साथ हो रही है। खैर वो हमने उसको फ़नी अंदाज में किया और उसका क्रेडिट यकीनन मतलब अली इमरान को भी बहुत जाता है, क्योंकि उसकी अपनी स्क्रिप्ट लिखने का क्राफ्ट बहुत अच्छा है, लाइन का उसका बहुत आला वो है। तो वो करते करते बस फिर इस तरह वो टीम जेलिन हुई। हम अपार्टमेंट में करते थे, फिर हमने जैसे ही शादियाँ दोनों की दिखाई तो हमें लगा यार यहाँ तंगी है, जगह थोड़ी है, वहाँ प्रॉब्लम्स भी थे, पानी नहीं है, ये रूटीन में पानी नहीं है ना, तो वो ऑब्वियसली तो वो हमने कहा फिर हमने घर में शिफ्ट कर दिया कि रेंट पे जो सुसर है वहीं पर हमने उसको बनाया कि यार सुसर घर चलाता है, जो लोगों की बड़ी डिज़ायर होती है कि यार वाकई, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने कहा बस दुआ करो ऐसा सुसर मिल जाए जो सारा कुछ चलाए। तो इस तरह फिर ड्रामा आगे चलते रहते जी जी चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों का आया कि हम बच्चे 100 एपिसोड के बाद हमने बच्चे, फातिमा उसमें आ गई छोटी सी, छोटे में से थोड़ी जब बड़ी हुई, अब फातिमा उस वक्त 3.5 साल की थी। डायरेक्टर जो था हमने अच्छा नहीं, हमें ये था कि हम थोड़े एपिसोड्स करके तो बच्चे चेंज कर देंगे ना, प्रोफेशनल जो बच्चे एक्ट करते हैं वो ले आएंगे। अब वो जब अच्छा वो डायरेक्टर राना रिजवान का बेटा था, अब वो दोनों, मैंने उसको कहा तू नाइल को ले आ इधर से फातिमा, तो कुछ एपिसोड कोई 2-4 महीने करके तो बड़े बच्चे कर लेंगे, थोड़ा जो प्रोफेशनली बच्चे हमें आते हैं, एक्टर आते हैं। अब उस पर ARY जर्जीस जो है वो स्टैंड ले गया कि नहीं यार बच्चे ना चेंज करो, क्योंकि एक तो ये बच्चे आम कहीं और आते नहीं हैं, सही, तो दूसरा तो एक्टर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे होते हैं, तो उसने कहा नहीं लोग इसको रिलेट करते हैं, इसी को लेके चलो। वो फिर थोड़े से जब पहले तो हम करते रहे, फिर जब थोड़े से बच्चे बड़े हुए तो हमें ये लगा यार बच्चों को हैंडल करना बड़ा, उनकी स्कूल्स का मसला, उनकी ट्यूशन्स का मसला, तो फिर हमें ये लगा कि चलो जी नाना ने इनको भेज दिया है, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जब हमारा दिल करता था हम उनको बुला लेते, तो अभी हमने उनको हॉस्टल में भेजा कभी कभी आ जाएंगे। अच्छा, हम बैठे हुए थे एक रोज़, तो आप बता रहे थे कि बुलबुले जो है उसकी शोहरत ऐसी है कि उसको ऐसे ऐसे लोग देखते हैं जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि देखने वालों से भी शेयर करें। अब वो बड़ा देखिए, अभी शुरू में जब बच्चों ने लोगों ने मुझे एज ए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स डबल आता था ना, एज एन एक्टर भी प्रोड्यूसर भी। मुझे शुरू में लोगों ने जब ये कहा कि हमारे बच्चे देखते हैं, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी होता है कि वो लोग कहते हैं जी वो मेरे बच्चे ने पहचान लिया था आपको, खुद ज़रा उनको लगता है कि हमारी ईगो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं कहूँगी यार मुझे आप अच्छे लगते हैं। नहीं, आदमी को हमारे यहाँ ज़रा है थोड़ा सा मसला। तो शुरू में जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया हमारे बच्चे देखते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगा कि यार ये खुद देखते हैं लेकिन बच्चों पे डाल रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स आया, तो मैंने अच्छा हम थोड़े से जुमले ऐसे बड़ों वाले रखते थे। फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि यार काइंडली जुमले ज़रा ठीक कर लो क्योंकि बच्चे देखते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब एक्टर्स को जो है वो रिस्पॉन्स आने लगा कि यार बच्चे देखते हैं, और बच्चे भी ऐसे फरा जो कि मुझे नहीं समझ आती। अब 2-2.5 साल के बच्चे को क्या समझ आती। सिटकॉम जो है दुनिया में वो बड़ों के लिए होता है, और थोड़ा सा वो जूमैनी भी होता है क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉमेडी जनरेट कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती, 2-2.5-3 साल के बच्चे को क्या समझ आती। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि हमें रिस्पांस मिलना शुरू हुआ कि स्पेशल चाइल्ड जो है, इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चों ने कहा जी वो हमारे बच्चों की डिले स्पीच का था, वो 5-6 साल में बुलबुले देखने लगे, रिस्पॉन्ड करने लगे। फिर वो अभी बीच में मैंने उस दिन तुम्हें बता रहा था कि मुझे किसी की कॉल आई कि एक ब्लाइंड बच्ची बड़ी फ़ैन है। अच्छा, वो हमारे लिए भी थोड़ा सा था कि ब्लाइंड बच्ची, बार मैंने वो सेट पे बुला लिया। ऐसे 9-10 साल की बच्ची थी, ये 4-5 साल पहले का वाक़या। तो अब वो ऑब्वियसली हमारे लिए सबके लिए था, वो बहुत ही प्यारी बच्ची बाय बर्थ ब्लाइंड थी। अब पता चला कि उसका खुद 9 साल की है, तो 7 साल का भाई जो है वो देखता है और साथ बैठ के वो सुनती है। तो वो इस तरह फ़ैन है, और वो भाई और बहन दोनों तस्वीरें खिंचवाने आए हुए थे। फिर हम मेक अ विश फाउंडेशन है, उसके बच्चे, उनको वो 1-1.5 साल बाद वो हम उनको सेट पे बुला लेते हैं। फिर एक बच्चा भी, वो हमारे डायरेक्टर का भाई इंडिया में सर्जरी के लिए गया हुआ है, तो वहाँ एक उनको मिला बच्चा जो प्रॉपर सुन नहीं सकता, बोल नहीं प्रॉपर सकता, तो उन्होंने वहाँ बताया बेंगलोर का रहने वाला है। तो उन्होंने वैसे बात हो रही, आप पाकिस्तान से हैं जी, वो सर्जरी के लिए आए हुए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा हमारा बच्चा जो है पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, उसको अपने लैपटॉप उस पर iPad पे देखता रहता है। तो उसने कहा अच्छा कौन सी? उन्होंने कहा जी बुलबुले। तो उसने नहीं बताया कि मेरा बड़ा भाई डायरेक्टर है वहाँ। अच्छा। तो खैर फिर उसने मुझे बताया, हमने एक वीडियो उस बच्चे के लिए बना के भेजी,
जो वहाँ अपनी किसी सर्जरी के लिए आया हुआ और वो प्रॉपर सुन नहीं सकता, प्रॉपर देख नहीं सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो वो वहाँ वो देखता है। तो वो जब उस तक वीडियो पहुंची तो कोई रिस्पांस आया उस? वो कह रहे हैं वो उसके घर वालों को भी एक्चुअली वो जो उन्होंने बताया नहीं था, जो घर वालों को उन्होंने वीडियो दी तो वो इतने को खुश हुए। फिर एक बच्चा इफ़ी, हमारा एक सिंगर है, इंग्लैंड में होता है इफ़ी के, उसका एक कज़न है मिलान में, वो भी 22-23 साल का, व्हील चेयर पे है यंगस्टर, और वो प्रॉपर बोल नहीं सकता। उसको भी हमने वीडियो बना के भेजी, तो वो भी इतना शदीद फ़ैन, और वो उस मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बड़े टची मोमेंट्स होते होंगे। तो उस वक्त फिर आप और आपकी टीम बड़ा मुश्किल। मैं बताऊं, जैसे मेकअप विश वाले जो बच्चे आते हैं, वो होता ही है कि उनको डॉक्टर ने बताया होता है उनका लाइफ स्पैन ना। अब वो जब हमारे साथ मिलने आते हैं, वो यकीनन सेट पे हम उस वक्त कॉमेडी कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एज ए ऑब्वियसली आप खुद भी पेरेंट होते हो तो आपको अंदाज़ा होता है, लेकिन बहरहाल वो खुशी इस बात की होती है कि चलो यार हम किसी तरीके से, लोग मिलते हैं। मुझे एक शादी में एक बुज़ुर्ग खातून मिली, उन्होंने बड़ा प्यार किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट इतनी कामयाब है, मेरी पोती और मैं इकट्ठे बैठ के देखते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। यही कामयाबी, और हम चाहते हैं ये कामयाबी इसी तरह चलती रहे और लोग महसूस होते रहें। हम भी बड़े महसूस हो रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम को ज़ाहिर है वाइंड अप भी करना है। तो मैं चाहती हूँ देखने वाले ख़ास तौर पर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दें। देखो बात यह है कि सक्सेस क्या है, कामयाबी है क्या। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है ना, वो 3 चीज़ों से मिल के बनती है। 33% उसमें आप टैलेंटेड कितने हैं, 33% आप हार्ड वर्क कितने हैं, 33% आप लकी कितने हैं। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कामयाबी बनती है। और आप जिस फील्ड में भी आना चाहें, आपको उसमें बेस्ट करने के लिए फॉल इन लव होना पड़ता है। जैसे आप ज़िंदगी में पहली मोहब्बत करते हैं ना, इसी तरह आपको अपने काम के साथ पहली मोहब्बत की तरह ट्रीट करना पड़ता है, तब आप किसी डिपार्टमेंट में भी हों, एक्टिंग नहीं, किसी डिपार्टमेंट में। और जो अगर कोई हमारे डिपार्टमेंट में आना चाहता है, तो मैं ये कहूँगा कि यार देखिए, अभी तो वो वक्त आ गया कि आप प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट से, किसी एकेडमी से पढ़ के आएँ और इसको प्रोफेशन की तरह ट्रीट करें। अच्छा, शौक़ हमारे यहाँ 90% लोगों को है, लेकिन टैलेंट हर एक में नहीं होता। ये एक्चुअली अपने अंदर डिस्कवर करना, ये मेरा ख्याल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ देखी जाए कि आप हार्ड वर्क भी हैं, आप लकी भी हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, तब आप कामयाब हो। बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी आपने, बहुत शुक्रिया। इतना बिजी स्केड्यूल होता है, आप वक्त निकाल के आए और आज हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। यकीनन आज जो गुफ्तगू हुई, जो हमारी मेहमान शख्सियत ने यहाँ पर बातें की, जो तजुर्बात अपने शेयर किए, उसमें तमाम देखने वालों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। क्योंकि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, जो इल्मी और अदबी चीज़ों पर नज़र रखती हैं, ज़िंदगी के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस करती हैं, उनकी बातें सुनने से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। एंड आई एम श्योर कि आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़राह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।